आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज हम लेकर आए हैं 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 1992 में पूछे गए भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न। फ्रेंड्स, 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 1992 से ही पीटी एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ था और उसमें सामान्य अध्ययन जो पीटी हुए थे उसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे। पिछले वीडियो में हमने इन 100 प्रश्नों में भारतीय संविधान से पूछे गए प्रश्नों को देख लिया है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 1992 में भारत के इतिहास से कुल कितने प्रश्न पूछे गए और कौन से प्रश्न रहे। तो फ्रेंड्स, 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 1992 में जो हुए थे उसमें भारत के इतिहास से कुल प्रश्नों की संख्या रही 16 प्रश्न। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। देखते हैं हम लोग। कला की गंधार चली निम्न समय में फली फूली, कुषाणों के समय, अकबर के समय, गुप्तों के समय, मौर्यों के समय। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाणों के समय। अब चलते हैं गंधार शैली क्या होता है। देखिए, भारत की शैली और यूनान जब भारत में आए थे, यूनानी लोग भारत में आए थे, तो यूनानी लोगों के आने से उनकी कला और भारत की कला से जो मिश्रण बना, जो नई कला बनी, उसे गंधार शैली कहते हैं। इसलिए इस कला को हम लोग इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति इसी शैली में बनी थी, गंधार शैली में। इस शैली का सबसे प्रधान केंद्र था गंधार। और महात्मा बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनी है गंधार शैली में, वह यूनानी देवता अपोलो की जो मूर्ति है उसी से प्रेरित होकर के बनी है। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में, कोयम्बटूर में। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे और हैदर अली मैसूर के शासक थे। हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बने टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। इन्हें सीधा साधा दैत्य कहा जाता है और शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1852 में, 1884 में, 1870 में, 1885 में। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा 1885 में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? रविंद्रनाथ टैगोर को, मदन मोहन मालवीय को, दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1926 में, 1928 में, 1939 में, 1942 में। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा 1928 में। ये साइमन कमीशन क्या है? 1919 के अधिनियम में ही कहा गया था कि 10 वर्ष जब बीत जाएंगे इस अधिनियम के, तो एक आयोग का गठन किया जाएगा इस अधिनियम के प्रावधानों की जाँच करके फिर से जो नया अधिनियम बनेगा उसके लिए सिफारिश करने के लिए। तो 2-3 साल पहले ही इस कमीशन का गठन हो गया था। इस आयोग की नियुक्ति हो गई थी लंदन में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, और यह आयोग 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंची थी। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1928 में। जब यह कमीशन बम्बई पहुंची थी तो वहीं से इसका विरोध होना शुरू हो गया था और भारत में जहां कहीं भी यह कमेटी गई उसका विरोध किया गया। और इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे कांग्रेस पार्टी ने श्वेत कमीशन भी कहा है। और इसलिए इसका विरोध हो रहा था कि जब इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं है तो 1919 के अधिनियम जो भारत में लागू हुए थे उसको जांचने के लिए अंग्रेज अधिकारी कैसे सक्षम हो सकते हैं? भारतीय सदस्य रहेंगे तभी ना यहाँ की परिस्थितियों को जान पाएंगे और फिर से जो कमियां रहती उनका सिफारिश करते नए अधिनियम के लिए। तो भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे, इसलिए इसका जगह जगह विरोध किया गया था। और पंजाब में इसका विरोध किए थे लाला लाजपत राय जी, और इसी दौरान उन्हें लाठियाँ पड़ी थी पुलिस की, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से लेकर जालियांवाला बाग हत्याकांड से, बंगाल विभाजन से, खिलाफत आंदोलन से। इसका आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी अपने उपन्यास आनंद मठ में इस गीत को लिखे थे और ये गीत आगे चल कर के हमारा राष्ट्रीय गीत बना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी अपने उपन्यास आनंद मठ में ये गीत लिखे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी इस गीत के रचनाकार हैं। 8वां क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1930 में, 1929 में, 1917 में, 1911 में। फ्रेंड्स, उसका उत्तर हो जाएगा 1929 में। नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य का प्रस्ताव दिया गया था
और अंग्रेज इसे भी मानने में आनाकानी कर रहे थे। भारतीयों ने समय दिया था कि इतना समय तक अगर औपनिवेशिक स्वराज की मांग मान ली जाएगी तो हम समझेंगे बात को, लेकिन ये दिया हुआ समय भी अंग्रेज का निकल गया और उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज तक नहीं दिया। इसके बाद 1919 के लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस के हुए थे, उस अधिवेशन में औपनिवेशिक स्वराज के लक्ष्य की जगह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि आगामी 26 जनवरी 1930 ईस्वी से पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, जो मनाया जाना शुरू हुआ और यह आज़ादी के समय तक मनाया गया था। 26 जनवरी 1947 को भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, लेकिन देश तो आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद हमारा स्वाधीनता दिवस मनने लगा 15 अगस्त को, लेकिन 26 जनवरी का दिन यादगार बनाने के लिए जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तो 2 महीना रुक करके इसे लागू किया गया था 26 जनवरी को, ताकि 26 जनवरी 1930 से जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा था उसको यादगार बनाने के लिए ही संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। 1929 में आपको लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कौन से प्रसिद्ध नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? खान अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के रूप में जाने गए हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए इनके बारे में, खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट्स इनकी संस्था का नाम है, राल कुर्ती संगठन। बादशाह खां के नाम से भी जाने जाते हैं, बच्चा खान, सरहदी गांधी, फ्रंटियर गांधी, मुस्लिम गांधी भी इन्हीं कहा जाता है, सरहदी गांधी भी, फ्रंटियर गांधी। सीमा प्रांत एवं बलूचिस्तान के एक महान नेता थे और ये पहले गैर भारतीय हुए जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान तो पाकिस्तान के हो गए बंटवारे के बाद, और जानिए कि ये बंटवारे के काफ़ी विरोधी थे। ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, ये भी चाहते थे कि देश एक होकर रहे। एक बहुत बड़ा मुस्लिम नेता, एकमात्र ऐसे नेता हैं जो चाहते थे कि भारत बटे नहीं और भारत पाकिस्तान एक साथ रहे, मतलब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हो और देश एक बनकर रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, देश तो बट गया। और उसके बाद भारत रत्न जब दिया गया तो ये पहले आपको गैर भारतीय हुए जिन्हें भारत रत्न दिया गया, क्योंकि जब देश आज़ाद हो गया तो ये तो पाकिस्तान के नागरिक हो गए, तो इन्हें भारत रत्न दिया गया। इस तरह से पहले गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न दिया गया था वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी, बादशाह खान, बच्चा खान, मुस्लिम गांधी, सरहदी गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बी आर अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अब सवाल उठता है कि इन्हें गुरुदेव के रूप में किसने संबोधित किया था सबसे पहले? तो महात्मा गांधी जी ने संबोधित किया था गुरुदेव कहकर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। इन्हें गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी थी। 1913 ईस्वी में उपन्यास गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें, यानी कि पहले गैर यूरोपीय जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया तो कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता भी हैं ये। इनकी अन्य सबसे प्रसिद्ध रचना है गोरा और घेरे बैठे। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस राधाकृष्णन, मुल्क राजानंद, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। एक पत्रकार थे, वंदे मातरम पत्रिका का संपादन, वंदे मातरम गीत एक अलग है जो राष्ट्रीय गीत है, और एक पत्रिका उस समय चलती थी, उसके संपादक के रूप में काम करते थे आपको अरविंद घोष जी। ये योगी एवं दार्शनिक थे। जन्म 15 अगस्त 1872 कलकत्ता में हुआ था। पिता डॉक्टर थे, लेकिन ये युवावस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे, लेकिन बाद में योगी बन गए थे और पांडिचेरी में इन्होंने अपना आश्रम बनाया था। ये आध्यात्मिक गुरु बन गए थे बाद में और पांडिचेरी में ही आश्रम बनाकर रहने लगे थे। 12 नंबर प्रश्न, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन पाकिस्तान जो बना भारत से आज़ादी के बाद, इसका एक लंबा इतिहास है। सबसे पहले एक अलग राष्ट्र की परिकल्पना की थी शायर इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने। उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों को मिलाकर एक नए राष्ट्र की परिकल्पना की थी 1930 ईस्वी में। शायर मोहम्मद इकबाल ने एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। भारत के उत्तर पश्चिमी 4 प्रांतों सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफगान को मिलाकर एक अलग राष्ट्र की परिकल्पना। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारा दिया था बांटो और जाओ। आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उसके तुलना में मोहम्मद अली जिन्ना ने नारा दिया था बांटो और जाओ, यानी कि बांट कर जाओ, ऐसे आज़ाद करके मत जाओ। अंग्रेज भारत
छोड़ने से पहले तुम बांट दो देश को, ये नारा दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। और 1930 ईस्वी में सबसे पहले शायर मोहम्मद इकबाल ने एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। भारत के उत्तर पश्चिमी 4 प्रांतों सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफगान को मिलाकर एक अलग राष्ट्र की परिकल्पना की थी। तो पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति अभी नहीं हुई थी, लेकिन एक अलग राष्ट्र की परिकल्पना सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने कर दिया था कि भाई ये 4 गो जो राज्य है उत्तर पश्चिमी भारत के, उसको मिलाकर के एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, तो इन्होंने पाकिस्तान शब्द का जन्म दिया। यही पहली बार बोले थे कि पाकिस्तान देश बनना चाहिए, यानी देश का नाम भी इन्होंने बता दिया था। पाकिस्तान नाम बनाने का श्रेय इन्हें जाता है। पाकिस्तान शब्द का जो बताता कौन है, चौधरी रहमत अली, पाकिस्तानी राष्ट्रवादी छात्र थे ये, और पाकिस्तान आंदोलन के प्रवर्तक कह सकते हैं इनको हम। पाकिस्तान शब्द का तात्पर्य भारत के 5 उत्तरी राज्यों को मिलाकर, यानी पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और TAN से बलूचिस्तान। यानी जब चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का जन्म दिया था, पाकिस्तान शब्द को सबसे पहली बार जब चौधरी रहमत अली ने बताया था, तो उसमें ये सभी राज्य आते थे। पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर और एस से सिंध और तान से बलूचिस्तान। 1933 के अंत में के बाद आई जोड़ दिया गया था, जिसके बाद ये पाकिस्तान बना। ये आई क्यों जोड़ा गया था, उच्चारण को आसान बनाने के लिए। पाकिस्तान कहने में कैसा लग रहा है, देख रहे हैं ना, और यही पाकिस्तान बोलेंगे तो उच्चारण में आसान हो जाएगा, और इसलिए उच्चारण को आसान बनाने के लिए इसको जोड़ा गया था आपको पाकिस्तान शब्द। और इस तरह से पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया कि हमको अलग राष्ट्र मुस्लिम चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए, इससे कम पर हम नहीं मानेंगे। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा आपको मोहम्मद अली जिन्ना। यानी पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्लेमेंट एटली, एंथोनी ईडेन, विंस्टन चर्चिल, हेराल्ड विल्सन। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक हुआ था। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। और इस समय भारत का वायसराय शुरुआती समझ लीजिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस समय लॉर्ड लिलिथगो थे, और जब युद्ध अंत हो रहा था उस समय लॉर्ड वेवेल थे। नेक्स्ट प्रश्न 14वां देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1876 में। पंचशीलता की मुख्य विशेषता क्या है, निर्गुणता, आर्थिक सहयोग एवं विकास, सांस्कृतिक संबंधों का विकास, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा देशों के बीच मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। ये है क्या, तो चीनी PM चाउ ए लाई एवं भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में बीजिंग में एक वार्ता हुई थी, और वार्ता के बाद इन दोनों ने एक आपसी समझौते के तहत कुछ पॉइंट्स आउट किए थे, और उन्हें एक समझौते और एक कह सकते हैं कि सील के रूप में मान्यता दी थी, जिसे पंचशील कहते हैं। इसमें 5 बिंदु थे, और उसी में से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पंचशील समझौते की। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने, देवीलाल ने, मोरारजी देसाई ने। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, और उनकी सादगी और ईमानदारी का लोहा पूरा दुनिया मानती है। उनसे लोग सीखते हैं कि ईमानदार कैसे रहना चाहिए। तो इन्होंने ही सबसे पहले 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और अमेरिका ने भारत को गेहूं देना बंद कर दिया था, तो इन्होंने नारा दिया था, और युद्ध भी चल रहा था, बहुत बड़ी संकट की स्थिति थी, और उसमें गेहूं देना बंद कर दिया था अमेरिका ने। तो उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, यानी युद्ध में भी जवानों की विजय हो, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, और किसान भी अच्छी उत्पादन करे, किसान भी अच्छा कार्य करे, इसलिए उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। उस समय के युद्ध में जो जवान शामिल थे उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, और किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में दिल्ली के रामलीला मैदान में दिया था, एक रैली के दौरान। समझ गए क्यों दिया था, उस समय युद्ध चल रहा था, और उसी समय अमेरिका ने भारत को गेहूं देना बंद कर दिया था। तो जवानों का और किसानों का उत्साहवर्धन करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में नारा दिया था जय जवान जय किसान। आगे चल करके इस नारे में जय विज्ञान जोड़ दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में पोखरण परीक्षण के बाद। यानी कि विज्ञान का ही कमाल था कि भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे, तो उस समय नारा बना दिए थे वाजपेयी जी जय जवान जय किसान और जय विज्ञान।
जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। बाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में इसमें एक और नारा गढ़ दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। ये उस समय 2019 में 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन में जालंधर में अपने भाषण के दौरान इन्होंने एक नया नारा गढ़ा था, जय अनुसंधान। और इस तरह से अभी वर्तमान ये पूरा नारा बन जाता है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो अनुसंधान, जय अनुसंधान मोदी जी जुड़े हैं, जय विज्ञान जुड़े हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जय जवान, जय किसान तो नारा है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का। नहीं, अगर हम इन 16 प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं फिर से, तो एक प्रश्न है एंशियंट हिस्ट्री से, एक प्रश्न है मिडिवल हिस्ट्री से, 12 प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री से यानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से, और 2 प्रश्न है आज़ादी के बाद के भारत से, जिसमें पंचशील समझौता और लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा रहेगा, जय जवान, जय किसान। इस तरीके से हमने आज 38वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए भारतीय इतिहास के 16 प्रश्नों को देखा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं आगे भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।